थैंक यू। ये भूल जाते हैं, आदत नहीं होती है, बोल दिया करें यस। तो जो की पॉइंट्स है उसके बारे में बता रहा हूँ प्रतिभा जी। तो ये है, उसके बाद उसमें उत्तम शब्द लगा है, वो मुनियों के लिए लगा है। छठे सातवें गुणस्थान वाले होते हैं वो मुनि होते हैं, भावलिंगी हाँ मुनि होते हैं, उनकी अपेक्षा से ये लगा है उत्तम। और मतलब मिनिमम सम्यक्त होगा तभी ये उत्तम शब्द लगेगा, उत्तम होगा। मतलब अंदर तो सम्यक्त है, अंदर तो अपने स्वभाव का भान है, अपने स्वभाव में विचर कर रहे हैं, परिणति उस प्रकार है। लेकिन जब भी बाह्य में आते हैं, बाह्य में आते हैं तो बाह्य में आते हैं क्योंकि शुद्ध दशा में शुद्ध भाव में 24 घंटे नहीं रह सकते। तो जब भी शुद्ध भाव से बाहर निकलेंगे, तो अभी शुद्ध से निकले तो अशुभ में नहीं जाना है। तो अशुभ में नहीं जाना है तो क्या करेंगे, शुभ क्रिया करेंगे। तो शुभ क्रिया क्या क्या, जो भी क्रिया जरूरी है, एक तो डेली की खाना पीना, चलना फिरना, बोलना, आदान प्रदान, मलमूत्र का त्याग है या वचन है, ये सारी क्रिया बाहर की जब क्रिया है वो अंदर में शुद्धता के साथ है। बाहर में जब क्रिया होगी तो वो कैसी करें, वो इस तरह की करें कि वो शुभ रूप हो, अशुभ रूप न हो। तो उसके लिए सारे बाह्य में दिखाया गया कि बाहर में चलते हो तो प्राणियों की भी रक्षा करें, अपना सीमित रखें, और जो जरूरी चीज है जिसको चाहिए उसका त्याग भी करें, और वयाव्रत आदि भी करें। जो 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 करना है वो सारी बाह्य में क्रियाएं करें, वो नजर भी आती है दूसरों को। अंतर में शुद्धता पूर्वक की बारे में क्रिया होती है, तो वो उत्तम शब्द पाता है। तो फिर हमें क्या करना है, श्रावक को, श्रावक को वो जान के, वो भावना भानी है हमारी, वो क्रिया उत्तम नहीं कहलाएगी जब तक कि हमें सम्यक्त नहीं है। तो वो भाव या वो कहना उत्तम नहीं कहलाएगा। बट हम वो भाव कर सकते हैं। भाव करना इसलिए जरूरी है कि एक तो हमें पता चलता है क्या चीज है, क्योंकि मुनि दशा पाए बिना मोक्ष है नहीं, और मुनि दशा बिना जाने हो नहीं सकती है। अगर कोई मुनि दशा ऐसे ले लेता है तो बाद में बहुत पछताता है और उसको धारण नहीं कर सकता, और उसमें दोष लगा लेता है। तो लेकिन अगर अंतर से उसकी पूरी जानकारी हो, उपशय परिचय देखा था ना, परिचय, तो वो जान के लेते हैं परिचय कि ये परिचय आने वाले हैं। तो क्यों, क्योंकि पहले जाना था। तो इसलिए जानने से मुनि धर्म हमने अंगीकार करना है जब भी, तो हमारे संस्कार में जाएगा, ज्ञान में जाएगा। एक तो अपने लिए कर रहे हैं, दूसरा हम जो मुनि धारण कर रहे हैं, मुनि हैं, उनकी हम अनुमोदना भी कर रहे हैं कि यस, जो धारे हैं ये जरूरी है, जो कर रहे हैं धर्म के रास्ते पे चले हैं, तो उनकी अनुमोदना भी होती है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो अनुमोदना का भी फल हमें मिलता है, कृतकारित अनुमोदना से उसका भी फल मिलता है। और तीसरी चीज है, अभी हमारा उपयोग वो जानने में लगा है तो तत्व ज्ञान में लगा है। और तत्व ज्ञान भी इस तरह का है, तो ये वो वाला धर्म है जिससे समर शुरू होता है। अभी तक तो बंद होता रहा, ये समर का पार्ट है। तो ये समर भी, ये मुझे मुझे ही समर करना है, तो समर का ये पार्ट है, तो इसका जानना जरूरी है। तो ये इतना इतना, और उसके बाद जो व्यवहार से जो बातें कही गई उस बारे में बता सकते हैं। लेकिन 10 धर्मों को एक साथ बताने की बजाय इसका भाव, और एक किसी धर्म को लेके भी वही 10 धर्मों का ही भाव उसमें आ जाता है। तो समय के अनुसार क्या कहना चाहिए उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। हाँ हाँ। ठीक है, कुछ समझ में आया आपको? हाँ आया सर। कोई किसी ने पूछा सम्यक दर्शन अपन कब होगा, कैसे होगा, कैसे कैसे समझना, इनका इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ये है, सम्यक दर्शन क्या होता है वो तो हम उसी को जानने के लिए पढ़ रहे हैं, सारे इसी पे पढ़ने के लिए क्लास में आ रहे हैं। अभी हम जो क्लास में हाँ पढ़ते हैं वो हम तत्व ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। और जो तत्वों के बारे में स्वाध्याय जो कर रहे हैं वो स्वाध्याय कर रहे हैं, वो भी बहुत एक तप है एक तरह का। लेकिन स्वाध्याय करके, व्यवहार है स्वाध्याय, पढ़ना पढ़ाना स्वाध्याय, चर्चा करना, डिस्कस करना, अपने आप में चिंतन करना, वो तो बाहर से स्वाध्याय हुआ व्यवहार से। लेकिन वो जान के स्व का अध्याय करना, मैं कैसा हूं उसका अध्ययन करना, उसमें चरण करना, वही ब्रह्मचर्य हो गया। तो उस स्वाध्याय को करने के लिए जो तत्व ज्ञान चाहिए, वो जिसको करने से सम्यक होता है, वो उसी को जानने के लिए ये हम अभी पढ़ रहे हैं पंचलब्धि। इसके अंत में जाके देखिए, यही है प्रथमोक्षम सम्यक्त पूर्व की पंचलब्धि। मतलब पंचलब्धि जब होगी तब जाके सम्यक होगा।
तो इसलिए पंचलब्धि के बारे में जानना जरूरी है, उस बारे में जान रहे हैं। उसको जानने से पहले कुछ उससे पहले बेसिक एक फाउंडेशन बनाना जरूरी है, तो उसका अभी तक हम वो करते हैं अभी, इसलिए इसको हम पढ़ रहे हैं और करना भी हमारा वही है। दूसरा, इससे पहले बताया था मैंने कि अभी सम्यक प्राप्त करना तो अच्छी बात है, ये इनिशियली इच्छा करना भी अच्छी है, लेकिन बड़ी इच्छा तो ये होनी चाहिए कि मुझे अपने स्वरूप का निर्णय करना है, इसलिए मैं सब कुछ कर रहा हूँ। मेरा मेन एम ये होगा तो पूरे जीवन में मेरा एक ही एम है कि सम्यक प्राप्त करना है। तो उसके बाद क्या होगा, जब बड़ा एम रखते हैं तो जो भी छोटे में कार्य में शुभ अशुभ कार्य होंगे वो गिनती में नहीं आएंगे। फिर मेरा एम बड़ा है ना, मुझे अपने स्वरूप को प्राप्त करना है, तो सम्यक तो उसमें आराम से मिल जाएगा। मुनि दशा भी मिल जाएगी, अर्यंत दशा मिल जाएगी, सिद्ध दशा भी मिल जाएगी, लेकिन वो मिलेगी तब हमें स्वरूप का निर्णय करने। लेकिन अगर हमें सिद्ध दशा प्राप्त करनी हो, अनंत दशा प्राप्त करनी हो, मुनि बनना हो, व्रती बनना हो, सम्यक्ति बनना हो, ये बनने की इच्छा से बनेंगे नहीं। बनेंगे तब जब हम स्वरूप का निर्णय करेंगे, उसके बारे में पुरुषार्थ करेंगे जानने का। अगर वो पुरुषार्थ करेंगे तो सम्यक होगा। हाँ पुरुषार्थ करेंगे अपने स्वरूप को जानने का तो सम्यक्त अपने आप होगा। लेकिन सम्यक्त की इच्छा करके सम्यक्त करते हैं तब सम्यक्त नहीं होगा। पहली बात तो ये है। और दूसरी चीज है सम्यक्त, आपने क्या पूछा था? मैंने ये पूछा था सम्यक किसी को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की डेफिनेशन जो बताना है, एक्सप्लेन करना है, तो कैसे करना है? सम्यक्त अपने अपने स्वरूप का श्रद्धा करना, मैं ऐसा हूं, अपने आप में श्रद्धा होना। वही लड्डू का एग्जाम्पल लीजिए आप, दो तीन बड़े अच्छे एग्जाम्पल है, उसको आप लिख के रख लेना, मैं एक जगह बना दूंगा कि लड्डू है, उसकी रेसिपी आपने जानी, रेसिपी आपने हर जगह से जान ली, जहां से जानना है हर कोई बताने तैयार है जिसने पहले बनाया है, खासकर जिसने पहले लड्डू बनाया है, खाके देखा है। वैसे आचार्य जिन्होंने अनुभव किया है उन्होंने शास्त्र में लिखा है, वेदन के बाद लिखा है, तो वो लड्डू बनाने की रेसिपी लिखी है। आपने रेसिपी जान के अभी क्या किया, पूरे सामान इकट्ठे किए, सामान इकट्ठे करके आपने फिर वो लड्डू बनाया भी, कोशिश भी करी, पुरुषार्थ भी किया, आपका सामायिक कर रहे हो, बैठ रहे हो उसमें। लेकिन अभी बनने के बाद अभी आपको जब तक उसका वेदन स्वयं द्वारा ना होगा, मैं लड्डू अपना खाऊंगा तो आपको क्या वेदन हो जाएगा उससे? आपको अपना बनाया हुआ या किसी और अपना ही पुरुषार्थ किया हुआ अपने लड्डू का वेदन स्वयं करना पड़ेगा। तो जो स्वयं वेदन मतलब ऐसा मैं हूं, ऐसी श्रद्धा होना, कैसा हूं अभी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। मैं द्रव्य गुण पर्याय वाला हूँ, मैं स्व हूँ, मैं त्रिकाल हूँ। गायों को अपने गुणों के बारे में चिंतन करेंगे और जब जानने के बाद निर्णय करेंगे मेरा स्वरूप ऐसा है और मैं ऐसा ही हूँ, यह है सम्यक दर्शन। और जो ज्ञान अभी प्राप्त कर रहे हैं हम, तत्व ज्ञान, अगर इसी समय सम्यक दर्शन हो जाए तो यही ज्ञान मेरा सम्यक ज्ञान कहलाएगा। और जब सम्यक होता है तो चार अनंतानंदी कषाय भी वो भी अप्रत्याख्यान वरण होके उदय में आते, मतलब उनका भी नाश हो जाता है। जब वो नाश हो गया तो वो चारित्र भी मेरा प्रकट हो जाता है। तो वो तो प्रकट हो जाएगा, दर्शन ज्ञान चारित्र इस तरह से प्रकट होगा, और होगा तो अपने स्वरूप का निर्णय होके मैं ऐसा हूं। अंतर में उसको श्रद्धा होगी, बाह्य में कुछ पता नहीं लगेगा, अंतर में अपना अपना परिणाम हरेक का है। बाह्य में चक्रवर्ती भी, हाँ एक पॉइंट आज सुमत प्रकाश जी ने बोला था कि आ, उनके जैसा लोभ आप क्या करोगे, उनकी जैसी कषाय आप क्या करोगे। वो किससे लड़ने जा रहे हैं, कितनी कितनी बड़ी लड़ाई कर रहे हैं, क्या हम उतनी बड़ी लड़ाई कर रहे हैं, इतनी ज्यादा कषाय कर रहे हैं वर्तमान में। उनको जो भोग के विषय मिले उतने क्या भोग हमें मिले हैं। तो हम तो बहुत छोटे से कषाय, छोटे से बारे में सोच के चिंता कर रहे हैं। चक्रवर्ती को देखिए वो कितना कर रहे हैं, लेकिन उसमें उनकी अहम बुद्धि नहीं। कषाय भी हो रही है, कषाय बिना वो न किसी को मारेंगे क्या, बिना मारे ही कुछ एक्शन करे हुए सब कुछ हो जाएगा, वो सब कुछ करते हैं, निकलते हैं। बट उनके मुकाबले तो हमारी बहुत कषाय भी बहुत मंद है, हम उस तरह का कोई भाव भी नहीं कर रहे हैं। तो उनको कंपेयर करके ये बहुत अच्छी बात हुई। आज का जो प्रवचन है सब उसको सुमत प्रकाश जी का डाल देंगे, उसको आप जरूर सुने, अपनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को लेके उन्होंने किस तरह से बताया है वो समझ में आए। ठीक ठीक है। तो अगर अभी, हाँ प्रियंका जी भी हैं, हाँ तो अगर कुछ और ऋतु जी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिवाइज कर लें आज इसके लास्ट चैप्टर के।
आप इसका हाँ जी सर। प्रतिभा जी, आपने इसके पहले जो हमने रिकॉर्डिंग डाली है वो सुनी है क्या? नहीं, अभी सुनूंगी एक क्लास अच्छा, होने के बाद। हाँ हाँ, यस, क्लास। हाँ यस, उसको सुन लीजिए। उसके बाद कोई डाउट है तो मैं फिर से क्लास, कॉमन क्लास कर रहे हैं जिसमें सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। हाँ, तो इसको एक 53 तक किया था ना हमने, 53 से बाकी एक दो रिवाइज और कर लेते हैं। सर टेबल कर चुके थे हम लोग, हाँ मूल प्रकृति, सर्वघाती, देशघाती। हाँ करूँ सर 54 हाँ हाँ पेज का? हाँ हाँ, करिए ये। जैसे हमने कर्म की 148 प्रकृतियां देखी, इसमें मतलब ये मूल प्रकृति के बारे में, उत्तर प्रकृति तो हमने जितनी भी थी 148 देखी है हमने। और मूल प्रकृति जैसे ज्ञानावरण है, तो ज्ञानावरण में मतलब इसके प्रकृति का क्या होता है, सर्वघाती और देशघाती को हमने देख लिया कि सर्वघाती क्या है और देशघाती क्या है। तो ज्ञानावरण में जो आती है, तो केवल ज्ञानावरण सर्वघाती में आती है, क्योंकि अभी हमें केवल ज्ञान नहीं है। और देशघाती में क्या, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, मतलब आवरण लगाना है, ये आते, ये हमारे क्षयोक्षम ज्ञान है, ये देशघाती प्रकृति है। और मतलब हमने पीछे देखा भी था, अभी जो लोग नए जुड़े हैं, कि इनका कभी भी सर्वघात नहीं होता है, क्योंकि सर्वघात हो जाएगा तो हम जड़ हो जाएंगे, हमारे में ज्ञान का अभाव हो जाएगा। फिर सेकंड मूल प्रकृति है दर्शनावरण की। दर्शनावरण में भी एक तो केवल दर्शनावरण है, वो सर्वघाती प्रकृति है। और जब हम 5 तरह की जो हमने निद्राएं पढ़ी है, जब निद्राएं होती है तब हम कुछ भी जानने का काम नहीं कर पाते हैं, तो उसको सर्वघाती में लिया है। जो 5 निद्राएं हैं, स्नान वृद्धि, निद्रा, निद्रा, प्रश्ला, प्रश्ला, निद्रा और प्रश्ला। सर्वघाती क्यों कहा है, कि जब हम नींद में होते हैं तो हम जानने देखने का काम नहीं करते, इसलिए वो सर्वघात करती है। हाँ, इनको और 5 फिर के साथ आप साइड में एक वर्ड लिख लीजिए, जागृत अवस्था का घात करती है। ये पांचों हाँ निद्राएं, जी, वो लिख ये लेना। इसका विपरीत हमने अपोजिट देखा था, कि फिर यस। जब जागृत अवस्था में हम सोचते समझते, पीछे आया था ये। एंड देशघाती, मतलब जो लोग नए हैं उनको पता है ना, सर्वघात और देशघात क्या है। सर्व यानी सब, और देशघात यानी एक पार्ट उसका। पीछे हमने पढ़ा था, आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो देशघाती में दर्शनावरण के चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन, इनमें आवरण लगाना है हमने, क्योंकि अभी हमारे पास इसमें आवरण है जब देशघाती का। फिर तीसरा है मोहिनी, और जो ये होती है मतलब ज्यादातर घाती कर्म में ही होती है। अघाती कर्मों में तो हमेशा पुण्य प्रकृतियां और ये ज्यादा मैक्सिमम, वो पीछे टेबल में देखा था, तो इसलिए हम अभी घाती कर्मों का देख रहे हैं। तो मोहिनी में भी दो है, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। तो दर्शन मोहिनी की सर्वघाती प्रकृतियां हैं, जो मिथ्यात्व समय, वो हमने चौथे उसमें देखे थे कि जब गुणस्थान से जीव गिरता है तो इसमें से किसी एक का उदय आता है। तो मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व जो है वो सर्वघाती है। और देशघाती में सम्यक प्रकृति जो 3 टुकड़े होते हैं चतुर्थ गुण स्थान में, ये उसका दर्शन मोहिनी के। और चारित्र मोहिनी में अनंतानुबंधी, इसका सर्वघाती है। ये सर्वघाती क्यों है अनंतानुबंधी, क्योंकि ये हमें सम्यक को प्रकट नहीं होने देती है, इसलिए इसको सर्वघाती। अप्रत्याख्यान की 4 और प्रत्याख्यान की 4। और इधर देशघाती में दिया स्वजलन की 4, क्योंकि वो हमने पढ़ा है कि पानी में लकीर के समान होती है। और जो 9 कषाएं होती है वो हमेशा देशघाती प्रकृति में आती है। फिर चौथा है अंतराय। अंतराय में मतलब इधर सर्वघाती में तो नहीं होता, पर हम सकल संयम नहीं ले पाते हैं। जब अंतराय की अवस्था होती है तो पूरा सकल संयम नहीं होता है, पर देश की हमेशा देशघाती होती है। दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय, व्यमरस, सब पांचों जो है, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, इसका अंतराय है। तो इस तरह से सर्वघाती जो प्रकृतियां हैं वो 21 हैं, और जो देशघाती प्रकृतियां हैं वो 26 है। सर आप इसमें, कुछ ऐड हाँ, करना? इसमें ऐड कर लीजिए। एक तो ये सर्वघाती और देशघाती प्रकृतियां, ये अपने घातीय कर्म में ही है ऐसी। वो जितने भी ये प्रकृति बताई है, इसमें प्रकृतियों में, मेन प्रकृति में कौन सी प्रकृति है, इसमें अभी इसके स्पर्धक की बात नहीं हो रही है।
अच्छा, 21 और 26 मिल के टोटल 47 हो गई पूरी की पूरी घातीय कर्म। अच्छा, अभी अनंताबंदी का क्रॉस करके लेफ्ट में आप सम्यक लिख लीजिए, मतलब अनंतानुबंधी सम्यक का घात करती है। अब प्रत्याख्यानावरण के साथ देश चारित्र का कर लीजिए क्रॉस करके, मतलब ये उसका घात करती है। और प्रत्याख्यानावरण सकल संयम का घात करती है, तो उसके साथ ही कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है। हाँ, इसके बाद देखिए, यस, कौन सा वर्ड है कीवर्ड? फिर इसके बाद सर 2 वर्ड आए हैं, अपकर्षण उत्कर्षण। हाँ, प्रियंका जी बता पाएंगे? सर आज वो नहीं बता पाएंगे, उनका अच्छा, ठीक मैसेज है। आगे। अच्छा, ओके। राखी जी आप कोशिश कीजिए, फिर नहीं तो आप ही करते हैं। अपकर्षण उत्कर्षण। ठीक है, सर ऑन नहीं है, सर आप भी बताइए। ओके, ठीक है। हाँ, ये 4 वर्ड है सर, उत्कर्षण, अपकर्षण, अनुभाग कांडक का, कांडक का। हाँ, 4 तो यस, किताब में से ये उसके नीचे पढ़ लीजिए, जो फिगर है पहले देखिए। फिगर में दिखाया सत्ता के कर्म दिखाए, तो जीव के परिणामों के निमित्त से, जीव के परिणामों के निमित्त से, ये पूरा का पूरा इकट्ठा पढ़ना। परिणाम जीव कर रहा है, उसके निमित्त से सत्ता में पड़े हुए कर्मों की, सत्ता में जो कर्म पड़े, परमाणु पड़े हैं, उनकी स्थिति और अनुभाग घटता है, या तो घटता है या बढ़ सकता है। तो मतलब जीव के जो परिणाम हैं वो प्रति समय हो रहे हैं, उनके कारण से प्रति समय सत्ता में जो कर्म परमाणु पड़े हैं, तो जीव के किस तरह के परिणाम हो रहे हैं, उस हिसाब से या तो उनकी स्थिति अनुभाग घटता है या बढ़ता है। तो अनुभाग घटता है तो उसे अपकर्षण कहते हैं, किनकी? परमाणुओं की। इसमें सिर्फ परमाणु है, कुछ परमाणु की स्थिति घटती है, अपकर्षण कहते हैं। और जब बढ़ता है तब उसे उत्कर्षण, उत्कर्षण से उत्कर्षण मतलब ऊपर की तरफ जाते हैं, बढ़ जाता है। अपकर्षण में स्थिति की हानि होती है और उत्कर्षण में स्थिति बढ़ती है, जो चार्ट में जैसे दिखाया, अपकर्षण उत्कर्षण, ये 2 वर्ड अंडरलाइन करने थे। और उसके बाद ऊपर के स्पर्धक या निषेक कायम रह के, नेक्स्ट 55 में तीसरा पैरा, उनमें से कुछ परमाणु नीचे की स्पर्धक या निषेकों में आ मिलते हैं, तब उसे अपकर्षण कहते हैं। स्पर्धक या निषेक कायम रह के, ये देखिए मेन पॉइंट ये है, स्पर्धक या निषेक मतलब स्थिति उतनी की उतनी रहती है कि उसमें से कुछ परमाणु स्पर्धक या निषेकों में नीचे के आके मिलते हैं, उसे अपकर्षण कहते हैं। परंतु विशिष्ट विशुद्ध परिणामों से निमित्त से ऊपर के अनेक निषेकों का समूह नष्ट होकर अभी अभी स्थिति परिणाम और विशुद्ध हो रहे हैं। पहले जितने थे उसमें तो पहले थोड़े थोड़े परमाणु नीचे आ गए, अभी पूरा का पूरा लॉट वो स्थिति वाला नीचे के निषेकों में या स्पर्धकों में आके मिलेगा। अनेक निषेकों का समूह नष्ट होकर अभी नष्ट हो जा रहा है। पहले क्या था, नष्ट नहीं हो रहे थे, पहले ऊपर से नीचे आके मिल जा रहे थे। ऊपर 100 परमाणु थे, उसमें से 10 परमाणु नीचे आके मिल गए, तो नीचे परमाणु की स्थिति संख्या बढ़ गई, लेकिन जो स्थिति थी वही पड़ी थी। अभी क्या हो रहा है, वो पूरे के पूरा कुछ समय 100 वर्षों की अगर स्थिति थी, तो मान लो 1 वर्ष की पूरी स्थिति नीचे आके मिल गई, मतलब वो स्थिति कम हो गई। अभी उसको स्थिति बची ओनली 99 ईयर्स की, अभी ओनली 99 ईयर्स तक उदय में आए, नंबर 1 स्थिति की अपेक्षा। और इसी तरह से तब जब ऐसे होता है, स्थिति घटती है, तो उसको घात कहते हैं। किसका? स्थिति कांडक घात, उसको कहते हैं। स्थिति का कांड मतलब एक 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 कोई पोर्शन है, उतना पोर्शन का घात हुआ है, पूरी स्थिति नहीं गई है, कुछ है, बस कुछ स्थिति का कांडक घात हुआ है। और ऊपर के अनेक स्पर्धकों का अभाव होकर उनके सभी परमाणु नीचे के कम अनुभाग वाले स्पर्धकों में आ मिलते हैं, तब उसे अनुभाग कांडक कहते हैं। अभी अभी पहले स्थिति कम हुई है, अभी क्या उसकी फल देने की क्षमता कम हुई है, तो उसको अनुभाग कांडक घात कहते हैं। जैसे अभी हम उदाहरण लेते हैं, अभी हम स्वाध्याय कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे ऐसे हो सकता है जो कर्म उदय में आने थे, जो हमें तकलीफ देने वाले थे, हमारे में अंदर में मान कषाय बढ़ाने वाले थे, लेकिन क्या हुआ, हमारा अभी उपयोग स्वाध्याय में लगा है, वो उदय में आके फिर के चले गए। तो ये हो गया अनुभाग कांडक
उत्कर्षण, अपकर्षण, स्थिति कांडघात, अनुभाग कांडघात, ये किसमें हो रहा है? ये सत्ता के परमाणु में हो रहा है, सत्ता के निषेक और सत्ता की अवस्था में चल रहा है, स्थिति में और अनुभाग में, उसमें चल रहा है। अभी बंद होने वाला और उदय में आने वाला उसकी बात नहीं हो रही है। तो जब भी हम बात करते हैं प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग, उसके साथ अभी कौन से वाले, अब बंद वाले प्रकृति, उदय वाली या सत्ता वाली, ये तीनों के फिर अब 4 × 3 12 विशेष हो गए, 12 विषय। तो अब हम बात कर रहे हैं जो सत्ता में पड़े उनकी बात कर रहे हैं। इसमें सर एक लाइन में ऐड करना चाहती हूँ। हाँ। उत्कर्षण और अपकर्षण हमेशा सत्ता में पड़े हुए परमाणुओं के बीच में होता है, कर्म के परमाणु के। और स्थिति कांडघात और अनुभाग कांडघात हमेशा निषेक और स्पर्धक में होता है। और निषेक और स्पर्धक हमने समझा है, परमाणुओं से मिलके वर्ग बनता है, वर्ग से मिलके वर्गणा बनती है, और फिर निषेक एंड स्पर्धक बनते हैं। तो ये जो स्थिति कांडक घात और अनुभाग कांडक घात होता है वो हमेशा निषेक और स्पर्धकों में होता है, और जो उत्कर्षण अपकर्षण होता है वो कर्मों के परमाणुओं में होता है। तो ये थोड़ा सा मतलब डिफरेंस है ये 4 में। हाँ, यस, पहली बार पढ़ते हैं तो समझ में शायद ना आए, वो डिफरेंस ना कर पाए, इसलिए बार बार इस पे जोर दे रहे हैं कि कर्म जो सत्ता में पड़े हैं, स्थिति अनुभाग है वो, और स्थिति बात करते हैं तो निषेक होता है, उसकी रचना जब होती है तो निषेक में बात करते हैं, और जब अनुभाग की बात करनी हो तब स्पर्धक होते हैं, तब फल देने वाली शक्ति के बारे में बात करते हैं। हाँ बोलिए। एंड ये स्थिति कांडक घात और ये अनुभाग कांडक घात तभी होंगे तब जीव के विशुद्ध परिणाम होंगे, ये तभी घात होता है। जैसे हाँ। सर ने अभी एग्जाम्पल दिया था कि हम अभी स्वाध्याय कर रहे, तो हो सकता है कि कुछ कर्म उदय में आए हों तो उनका ये इस तरह का भी घात हो सकता है। तो ये विशुद्ध जीव के जब विशुद्ध परिणाम होंगे तभी ये घात होगा दोनों से। और होता ही रहता है, बंद उदय सत्ता में प्रति समय साता असाता होके उदय में भी आते हैं, बंद भी होते रहते हैं, असाता का भी उदय आ रहा होता है, कई सारा असाता का उदय आया, लेकिन उसको हमने अपने वेदन में नहीं लिया। तो वेदन में नहीं लिया तो हमारा परिणाम उस तरह के नहीं हुए, तो बिना हमारे को एक तो फल दिए निकल गए, और वेदन नहीं करने के कारण हमने फिर नया कर्म उस अनुसार नहीं बांधा। और विशुद्ध परिणामों में क्या क्या आएगा? विशुद्ध परिणामों में जितने भी शुभ कार्य है, जितने भी शुभ कार्य हैं वो सारे के सारे विशुद्ध परिणाम हैं। पढ़ना, लिखना, स्वाध्याय करना, दान, तप आदि जितने भी विशुद्ध परिणाम हैं, इन परिणाम वो सारे उसमें विशुद्ध परिणाम में आ जाए। तो अभी यहाँ आज रुके या आज अभी साथ सर, क्योंकि आज सुमन जी और कुसुमलता, सुमन जी की तो क्लास है एंड कुसुमलता जी ऐड नहीं हुए हैं, उनको शायद पता नहीं होगा कि क्लास फिर से रिज्वाइन करना है। तो सर ये 56 पेज से कल करते हैं। ठीक है। एंड सर एक रिक्वेस्ट है, यदि हम जो 10वां अध्याय फिर से एक बार करें, यदि जो अभी अपनी क्लास में नेक्स्ट क्लास में चलना है वो एक बार फिर से रीड कर ले तो रिवाइज, मतलब कल से करें हैं क्या अपन, थोड़ा सा टाइम दें सर उसको भी। हाँ, तो तीनों चीजों को देखें कैसे तालमेल अपने एक तो जो इशू होता है धीरे धीरे समय के हिसाब से कुछ चीजें अपने आप सॉर्ट आउट भी होती जाती हैं, बस 3 चीजें हो रही ना। एक तो हमारा कोटेशन का डिस्कशन चल रहा है, तो वो भी जरूरी है, क्योंकि उससे हमें जितना पढ़ा है उसमें से तत्व निकालना होता है, वो जरूरी है। उसके बाद 10 लक्षण धर्म है, तो उसी के कोटेशन तो चल रहे हैं। दूसरा, इसको कंटिन्यू करना है, तो एक चीज है जिससे कि ब्रेक ना हो, ब्रेक होने से फिर समझ में नहीं आएगा। और तीसरी चीज है वो भी करना है, तो उसको हम शुरू में 15 मिनट कोटेशन करके आधा घंटा ये कर लेते हैं, एक क्लास में 40 मिनट्स ये हो जाएगा। उसके बाद अगली क्लास में हम वो लास्ट वाला चैप्टर कर लेते हैं। हाँ जी। तो सर मेरा ये है मतलब कि अपन लास्ट वाला चैप्टर में रीडिंग करें, फिर मैम समझाएंगे तो अपने को आ जाएगा, पर अपने को ये नए चक्र भी आगे करना है। टाइम अपने पास 2 ही घंटे होते हैं दोपहर में। हाँ, यस। तो मतलब, और मतलब अब 5 दिन तो अभी मतलब अपने को आधी एक क्लास तो अपनी उसमें कोटेशन में जाती है सर, पर हमें ये भी तो समझना है फिर नए चक्र वाला भी शुरू करना है, क्योंकि मैम के साथ साथ नहीं चलेंगे तो फिर समझ नहीं आएगा। वैसे हमने तो सर 10th कुछ चैप्टर एक तरह बार से किया हुआ मैनेज है। के 20-20 मिनट, 25-25 मिनट उसमें से सिर्फ रीडिंग करते हैं। 10वां अध्याय जो है हमने एक बार किया हुआ है ये। हाँ वो एक बार अपन कर चुके हैं, हाँ, पर बट अभी मतलब हाँ
अब तो जब थोड़ा हम सा, कर रहे हैं तो अभी और थोड़ा सा उपयोग और समझ में थोड़ा ठीक आएगा, हाँ पकड़ना जी। कैसे उसमें से। और मैम फ्राइडे तक अपने को सिर्फ फ्राइडे तक ही सर करना है, क्योंकि फ्राइडे मैम एंड करवा के नेक्स्ट से नए चक्र शुरू करवाएंगे। हाँ, इसको हम पढ़ लेंगे, हो जाएगा, ये पढ़ने से हो जाएगा, हाँ छोटा चैप्टर है। तो ठीक है, 2 क्लास में भी होगा तो कोई बात नहीं, ये हो जाएगा, 2 क्लास में ये हो जाएगा। उसके बाद हम इस नए चक्र शुरू करते हैं। सर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 से 3 हम यदि हम कंटिन्यू 3 मीटिंग करें ना 40-40 मिनट की, तो मतलब मैं तो फ्री रहती हूँ इस समय, तो हाँ हाँ मुझे ठीक। दिक्कत नहीं है, पूरा 2 घंटे क्लास लगा सकते हैं। अच्छा, कल मैं एक्चुअली, कल मेरा कुछ और एंगेजमेंट है, कल नहीं हो पाऊंगा मैं, संडे तो को। कल सर, कल पंचलब्धि नहीं करेंगे सर हम, वो हाँ, कर लेंगे आप स्टार्ट दसवां करके अध्याय अपना, एंड हाँ। 10वां अध्याय और कोटेशन कर लेंगे कल। हाँ, वो कर लीजिए, और फिर अगर आपस में आपको, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है, तो इनको कोई और डिस्कस करना हो तो आप इस पे भी कर हाँ सकते हैं, कोई डाउट्स वगैरह। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक। जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। Yes. ये जिनवानी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरण गए वो पावे सुख चैन। जागानी के ज्ञानी सूझे दो कालो, वाणी मस्तक में सदा दे। जय जी। 9 बार नमो जय कामना।